हाँ जी, एक बार बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को विज़िबल है? एक बार चेक कर लीजिए। आई एम ऑडिबल, स्क्रीन इज़ विज़िबल। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जो अब तक हमने पढ़ा है उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन, याद कीजिए। हमने उसमें पढ़ा था सॉल्यूशंस। हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। याद है ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। सॉल्यूट कम अमाउंट में और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। याद कीजिए, सॉल्यूट के लिए मैं नंबर 1 मान लूंगा, सॉल्वेंट के लिए नंबर 2 मान लूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूट लिख रहा हूँ, वेट वजन कितना है सॉल्यूट का, W1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। कहीं मैं लिख रहा हूँ मोलिकुलर मास कितना है सॉल्यूट का, तो 1, जहां 1 लिखा है समझ जाइए मैंने सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करा है। और जहां पे वेट ऑफ 2 लिखा है, 2 मतलब सॉल्वेंट लिखा है, मोलिकुलर मास के लिए M2 लिखा है। ऐसे में नंबर ऑफ मोल लिखूंगा वो N1, इसके लिए कितना हो जाएगा N2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर हमने देखा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें जो सॉल्यूशन पढ़ने हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने हैं। बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने हैं, ये अब तक हमने पढ़ा था। बाइनरी का मतलब जिसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। याद कीजिए हमने सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप पढ़े थे। याद कीजिए पहला पढ़ा था हमने जिसमें, याद कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमने पढ़ा था गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन वो था जिसमें ज्यादा मात्रा वाला, डेट मीन जो सॉल्वेंट था वो किस फॉर्म में था, वो सॉल्वेंट गैस फॉर्म में था। याद कीजिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ऐसे ही हमने पढ़ा था गैसेस के अलावा लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल एक जल्दी से दीजिए कि भाई मेरे पास जहाँ पे सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, इसका एक एग्जांपल दीजिए। याद कीजिए इथेनॉल इन वाटर, तो इथेनॉल भी हमारा लिक्विड होता है, वाटर भी हमारा लिक्विड होता है। इथेनॉल हम कम अमाउंट में ले रहे हैं, कम अमाउंट में ले रहे हैं तो सॉल्यूट हो गया, और वाटर ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो सॉल्वेंट हो गया। बताइए कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वाटर 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 को हम क्या लेते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं। बोलिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नहीं? वाटर कैसा है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बट ऐसा नहीं कुछ भी लाओ घोल दो, इसका मतलब ये है कि वाटर भी कैसा है, पोलर है। और इसमें कौन सी चीजें घुलेंगी, जो पोलर होंगी। याद कीजिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वाटर कैसा है, पोलर, और ये पोलर को डिसॉल्व करेंगी। और इसके पीछे कंसेप्ट भी हमने पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम में सेम चीज डिसॉल्व होगी। दैट मीन्स जितनी भी पोलर चीजें होंगी वो पोलर में डिसॉल्व होंगी, और जितनी भी नॉन पोलर चीजें होंगी वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगी। तो बेसिक से कंसेप्ट है, बेसिक से आइडिया। इसके अलावा हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। चलिए सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल दीजिए, दैट मीन्स जिसमें सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और सॉलिड ही हमारा सॉल्वेंट है। अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर जल्दी से चैट में लिख के बताइए। सॉलिड इन सॉलिड, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड है और यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड है। चलिए एग्जाम्पल दीजिए, याद कीजिए, इसके दुनिया भर के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। इसमें एलॉय हो गया, याद कीजिए गोल्ड मेकिंग वाला एग्जाम्पल भी पढ़ा था, इसमें गोल्ड की हार्डनेस, गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए, गोल्ड की हार्डनेस के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई जो गोल्ड होता है उसमें आप 22 ग्राम गोल्ड ले लेते हैं और 2 पार्ट्स ऑफ सिल्वर, या फिर 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर सिल्वर ले लेते हैं, या फिर कॉपर ले लेते हैं, जिससे हम गोल्ड को थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं। ये हमने अब तक पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हाँ जी, चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इतना हमने पढ़ा। इसके अलावा याद कीजिए, ये हमने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। इसके अलावा हमने और टाइप भी पढ़े थे, याद कीजिए और टाइप क्या क्या पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कि भाई आपका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। याद है कि अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। दैट मीन्स ये हमने क्या देखा था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो पा रहा है ना, तो हमने पढ़ा था वो सैचुरेटेड है, अगर और ज्यादा डिजोल्व हो रहा है तो अनसैचुरेटेड है। इसके अलावा हमने और टाइप पढ़ा था कि भाई जो आपका सॉल्वेंट है वो कैसा है। अगर सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है, तो याद कीजिए हमने पढ़ा था उसको हम कहते हैं एक्वस, एक्वस। अगर सॉल्वेंट आपका वाटर के अलावा कुछ भी है, एनीथिंग, जैसे हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 हो गया, या फिर SO2 हो गया, या कई जगह पे हम इथेनॉल ले लेते हैं, है ना, या फिर NH3 अमोनिया, ये हम सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो दैट मीन्स पानी को छोड़कर जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो सारा नॉन एक्वस है, ठीक है। इसके अलावा चौथा हमने टाइप पढ़ा था, याद कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और कंसंट्रेशन के बेसिस पर हमने पढ़ा था या तो वो कंसंट्रेटेड होगा या फिर वो डाइल्यूट होगा। ये हमने अब तक सॉल्यूशन का बेसिक पढ़ा था। इसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मास परसेंटेज, इट इज द मास परसेंटेज, ये हमने पढ़ा था। मास परसेंटेज या फिर इसको हम वेट परसेंटेज भी कहते हैं। मास और वेट का अंतर भी हमने देखा था, ठीक। तो मास परसेंटेज में अब तक हमने देख लिया था वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। ये वेट बाय वेट परसेंटेज कितना होगा, ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, इस वेट की जगह मैं मास भी लिख सकता हूँ, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अपॉन में क्या पढ़ा था, वेट ऑफ, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में कितना 100। ये हमने फॉर्मूलाज, ये हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, ये आपने आई थिंक रिवाइज करे होंगे। अगर रिवाइज करे होंगे तो आपको यह समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ा था। इसके अलावा इसमें हम कुछ और वेट बाय वेट परसेंटेज के अलावा कुछ और कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। दैट मीन्स जैसे हम पढ़ेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो आपको समझ में आ गया होगा जो ऊपर लिखा है, जो ऊपर लिखा है वो सॉल्यूट होगा और जो नीचे लिखा है वो सॉल्यूशन होगा। तो ऑब्वियस बात है यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में कितना, देखो नीचे v है, v मतलब वॉल्यूम होगा, किसका होगा, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में कितना हो जाएगा 100। जनरली w बाई v परसेंटेज ये सारी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज करते हैं। दैट मीन्स कोई भी मेडिसिन बनानी है, मेडिसिन बनानी है, और बच्चों समझिए उस मेडिसिन का जो सॉल्ट है, आप जानते हैं जनरली जो सॉल्ट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो मान लीजिए आपने वो सॉलिड सॉल्ट कोई भी लिया, उसका कुछ वेट होगा, तो ऑब्वियस बात है उसको जिस भी लिक्विड में आप डिसॉल्व कर रहे हैं, जिस भी लिक्विड में आप डिसॉल्व करें, तो लिक्विड का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, वेट बाई वॉल्यूम निकालेंगे। तो जनरली दवाई में हम जो APMC मार्केट होते हैं इनमें जनरली हम यह चीज चेक करते हैं कि किस तरीके से वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज लेते हैं, ठीक। थर्ड, थर्ड टाइप, थर्ड टाइप होता है V बाई वी परसेंटेज, V बाई वी परसेंटेज। ये होता है क्या, वॉल्यूम, ऑब्वियस बात है ऊपर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, ऊपर क्या आएगा, सॉल्यूट, जो कम मात्रा वाला है वो ऊपर आएगा, अपॉन में पूरे रिजल्टेंट सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में कितना आ जाएगा, ऑब्वियस 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आई थिंक ये तीन फॉर्मूले आप इजीली रिवाइज कर रहे होंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ा था, तो वेट बाय वेट परसेंट की जगह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी रख सकते हैं। बट अब इनका कुछ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं बच्चों, एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बोले तो मान लीजिए आपको मैं देता हूं एक सॉल्यूशन, मैं कहता हूं एक सॉल्यूशन है जिसमें 20% है इथेनॉल। मैं कह रहा हूं उसमें इथेनॉल कितना है, C2H5OH, C2H5OH, यह है इथेनॉल, वो इथेनॉल जिसको हम अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक। तो इथेनॉल आपका प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में 20%। मैं आपसे कहता हूँ एक सॉल्यूशन है जिसमें 20% इथेनॉल है, तो जरा समझिएगा, अगर उस सॉल्यूशन, मान लीजिए टोटल सॉल्यूशन कितना है 100% है, टोटल सॉल्यूशन कितना 100%, उस 100% का 20% आपके पास क्या है, उस 100% का 20% आपके पास क्या है, 20% है आपके पास इथेनॉल। तो ऑब्वियस बात है इसमें से जो बच गया, कितना बच गया, 80%, उस 80% में कुछ और चीज होगी। तो जनरली बच्चों इथेनॉल, इथेनॉल कैसा होता है, पोलर होता है। तो ऑब्वियस बात है अगर मेरा इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट है, इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट है, तो समझिए इस बात को कि 80% उसमें क्या होगा, वाटर होगा। अगर नहीं बात समझ में आई तो आप जरा समझिए कि भाई 20% किसी सॉल्यूशन में, 20% किसी सॉल्यूशन में अगर इथेनॉल है, तो 80% क्या होगा, कोई बचा हुआ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होगा, जनरली इथेनॉल के लिए सॉल्वेंट चाहिए होता है वाटर, क्योंकि इथेनॉल भी कैसा होता है, पोलर, और वाटर भी कैसा होता है, पोलर। ऐसा नहीं है कि वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट नहीं हो सकता, पर इन जनरल हम, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी पोलर चीज होगी तो उसके लिए हम जनरली वाटर को ही एज ए सॉल्वेंट मान के चलेंगे। ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें इस चैप्टर के लिए बनानी पड़ेगी कि कोई भी पोलर सॉल्वेंट है तो उसके लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा लूंगा, या हमेशा सॉल्वेंट जनरली कौन सा लूंगा, वाटर ही लूंगा। अगर अदरवाइज कुछ और दिया है, जैसे मान लो वाटर के अलावा अमोनिया भी दे सकता है, क्योंकि अमोनिया भी कैसा है बच्चों, पोलर सॉल्वेंट है ना। तो कोई भी सॉल्वेंट आपको दे सकता है, पर अगर नहीं दिया है तो उस केस में आपको जो सॉल्वेंट है वो वाटर ही लेना होगा। तो समझिए
कि आपके पास 100% सॉल्यूशन है। कितना है? 100%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसमें आपको वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा तो बच्चों 100% को 100 ml मान लो। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस 100% को 100 ml मान लो। अब 100% का 20% याद कीजिए, ये परसेंटेज वाला फंडा हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। अगर परसेंटेज निकालने में कोई समस्या आती है तो जरा समझिए कि अगर आपको 100 का 20% निकालना है तो 100 का 20%, 100 का 20%, तो 100 का 20% सिंपली ऐसे हम निकाल लेते हैं। तो 100 इंटू में कितना? 20%। परसेंट का मतलब कितना होता है बच्चों? परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ऑब्वियस बात है 100 का 20% कितना आ जाएगा? 20 ही आ जाएगा। जरा बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? 100 का 20% कितना आ जाएगा? 20 ही आ जाएगा। यह बात आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है? तो दैट मीन्स वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास 20% आपके पास इथेनॉल है, 20% का मतलब कितना हो गया? अगर 100 ml आपके पास टोटल सॉल्यूशन हो गया तो उसका 20 ml क्या हो जाएगा आपके पास? इथेनॉल हो जाएगा। और बच्चों में पूछे इसमें वाटर कितना होगा? द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। तो वाटर कितना परसेंट होगा? जो बच्चों बच गया, रिमेन हो गया 80%। वो 80% या 80 ml, सॉरी नॉट परसेंट, इट इज द 80 ml। 80 ml क्या होगा? वाटर। ये ml की टर्म्स में, मिलीलीटर्स की टर्म में है, बट मैं परसेंटेज की टर्म में कहूँ तो वही 80% हमारा वाटर। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है जो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। मान लीजिए एक और कंसेप्ट यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। आपसे मैं कहता हूँ कि भैया कोई भी मैंने सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपके पास 20%, 20% उस सॉल्यूशन का, ठीक है? 20% उस सॉल्यूशन का इन ग्राम, इन ग्राम, इन ग्राम, मान लीजिए कोई भी सॉल्यूट है, ठीक है? फिर से सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें 20% ग्राम में सॉल्यूट आपके पास प्रेजेंट है, तो वही मान लीजिए 100% को, 100% को आप कितना मान लेंगे? 100 ग्राम। 100% को कितना मान लेंगे? 100 ग्राम। और 100% का 20% कितना आ जाएगा? ऑब्वियस बात है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम उसमें क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट प्रेजेंट है। और बचा हुआ 80%, 80% क्या है, या मैं बोलूँ 80 ग्राम क्या है? आपका सॉल्वेंट है। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आई थिंक आपके समझ में भी आ गया होगा। बचा हुआ 20 ग्राम क्या हो गया आपका? सॉल्यूट, ठीक है? ये सिंपल सी बातें हैं। पहले तो हमें ये समझनी होगी कि क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हमें वॉल्यूम गिवन नहीं होता है। केवल उसमें ये बोल देता है कि हमारे पास ये सॉल्यूट है और उस सॉल्यूशन में इतना प्रेज़ेंट है। तो उससे ही हमें आइडिया लगा लेना होता है कि क्या यहाँ पे कंसेप्ट बनेगा। ठीक है? इसके अलावा बच्चों ऊपर वाले फ़ॉर्मूले को थोड़ा-सा और अच्छे से एनालाइज़ करके इस फ़ॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है? इसमें जनरली मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, पर इससे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ और कांसेप्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, उसको भी आप यहाँ पे ज़रा-सा देख लीजिए। ठीक है? क्या है? एक कांसेप्ट और होता है बच्चों हमारे पास डेंसिटी का। डेंसिटी, डेंसिटी हिंदी में बोले तो घनत्व। डेंसिटी आपने पढ़ा है क्या होता है? मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। मान लीजिए आपके कमरे में मान लीजिए 5-5 केजी के 5 वेट रखे हैं, तो आप कहोगे इस कमरे की डेंसिटी कितनी होगी? अगर मान लीजिए कमरे की डेंसिटी 1 मीटर क्यूब है, तो आप कहेंगे 25, ऑब्वियस बात है, एक का वजन 5 ग्राम हो गया, तो 25 5 उस वेट का वजन आ जाएगा, तो 5 ग्राम अपॉन में उसका जो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, वो आप वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है? तो डेंसिटी, डेंसिटी को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों रो से। ये कितना हो जाएगा? मास बट्टे में कितना? वॉल्यूम, ठीक है? मान लीजिए किसी-किसी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी दी गई है। किसी-किसी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी गई है। मान लीजिए कहता है कि किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी कुछ भी है, मान लो 1.014, ठीक है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एक डेंसिटी दी गई है। अच्छा, डेंसिटी की यूनिट भी पता होनी चाहिए। मास की यूनिट जनरली किलोग्राम होती है और वॉल्यूम की यूनिट जनरली लीटर होती है, ठीक? अच्छा, अब आप कहोगे सर यहाँ आपने लीटर लिया है, यहाँ आपने सेंटीमीटर क्यूब लिया है, तो ये डेंसिटी की यूनिट अलग-अलग कैसे आपने रख दी है। तो मैं आपको अभी यूनिट कन्वर्जन भी सिखाऊँगा, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे लीटर और सेंटीमीटर क्यूब इनका आपस में यूनिट कन्वर्जन होता है। अच्छा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है, आपको पता है 1 केजी बराबर कितना है? 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर कितना है? 1000 ग्राम है। तो मैंने इस किलोग्राम को तो ग्राम में कन्वर्ट कर लिया होगा, बट कैसे इस लीटर को मैं कन्वर्ट करूँगा सेंटीमीटर क्यूब में, यह मैं अभी आगे की क्लास में इस बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है? अब इस डेंसिटी का कैसे यूज़ करना है, उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं, उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है? ऊपर स्पेस कहीं अगर होगा, तो मैं ऊपर इस चीज़ को आपको समझा देता हूँ। हाँ जी, मैं यहाँ पे स्पेस है साइड में, यहीं पे आपको ये चीज़ समझा भी देता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ। मान लीजिए आपसे कहता है कहीं पे, आपको किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, डेंसिटी किसकी दी है? उस सॉल्यूशन की दी है, ज़रा समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है?
एंड मान लीजिए आपको दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दी है और मास दिया है उस सॉल्यूशन का, मास दिया है। चलिए V बाई V परसेंटेज देखिए, V बाई V परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बट्टे में कितना, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में कितना, 100। अब जरा समझिए, क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी है और मास दिया है किसका, सॉल्यूशन का। तो बच्चों में यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, याद कीजिए डेंसिटी का फॉर्मूला कितना पड़ा है, डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, मास बट्टे में वॉल्यूम। और देखिए मुझे क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए डेंसिटी दी है, मास दिया है, डेंसिटी दी है, मास दिया है, तो मैं ऑब्वियस बात है यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम यहाँ डिवाइड में, इधर भेज दूंगा मल्टीप्लाई में, और डेंसिटी यहाँ डिवाइड में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम का सरल सा फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम का सरल सा फॉर्मूला बनेगा कितना, मास बट्टे में डेंसिटी। मतलब जो मास आपको दिया है उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ऑब्वियस है क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी आपको गिवन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया इनटू में 100। तो वॉल्यूम के बेसिस पे भी मैं इस फॉर्मूले को और अच्छे से जनरलाइज करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देखिए मैं वॉल्यूम के बेस पर और जनरलाइज करके कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे V, यहाँ पे V बाई V परसेंटेज, अच्छा सॉल्यूट के लिए याद कीजिए मैंने बोला था 1 लिखूंगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो इसके लिए मैं वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला बना, अभी देखो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला बना, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बना कितना, डेंसिटी मास बट्टे में कितना, डेंसिटी। तो मास बट्टे में कितना, डेंसिटी, इनटू में कितना, 100, इनटू में कितना, 100। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा V1 इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में मास, इनटू में कितना बन जाएगा बच्चों, 100 बन जाएगा, ठीक है। खैर इतना कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इस वाले फॉर्मूले को सिंपल याद कर सकते हैं। ये बस उसके लिए बताया है कि सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन कई बार हमसे IIT वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या नीट में भी काफी बार ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बस डेंसिटी और मास में जनरली हमको दे देता है क्वेश्चन, और इतने में हम थोड़े से कंफ्यूज होने लगते हैं। बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस कॉमन सा अपना अंडरस्टैंडिंग लगाना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी और मास ऑफ द सॉल्यूशन दिया है तो उससे हम कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ये जस्ट बेसिक यहाँ पे देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियस बच्चों तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो क्वेश्चन, हालांकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया भी था, तो कह रहा है आपसे एक सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो रहा है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 2.7 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस आपको घर पे दोबारा से ट्राई करके देखने हैं, एनसीईआरटी को तो एटलीस्ट अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि हम नीट जेईई के क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट पहले एक बेस बना लेते हैं सब्जेक्ट का, बेस हमारा स्ट्रांग होने लगेगा तो नीट जेईई के क्वेश्चन भी हमसे अप्लाई इजीली होने लगेंगे। तो कह रहा है सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। तो समझो एक सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो रहा है जिसमें 300 ग्राम का केवल 25% ले रहे हो, है ना, और 400 ग्राम का 40% ले रहे हो सॉल्यूशन बनाने के लिए बाय मास। कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन बना है उसका क्या मास परसेंटेज रहेगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो पहला तो मुझे ये बता दो कि 300 ग्राम का 25% कितना होगा, और 400 ग्राम का 40% कितना होगा, 400 ग्राम का 40% कितना होगा। जल्दी से आप मुझे निकाल के बताएं, परसेंटेज अभी जस्ट हमने निकालना सीखा था, ठीक है। चलिए निकाला होगा, ठीक है, सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। तो मान लीजिए सॉल्यूशन 1 S1 वो कितना ले रहे हो, 300 का 300 का 25%, 25% ले रहे हो, है ना। चलिए पक्का का मतलब यहाँ ऑफ मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो 300 इंटू में 25%, परसेंट मतलब पर 100, ठीक, परसेंट सेंट मतलब 100 होता है, ठीक। इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो ऑब्वियस बात है कितना आ जाएगा, 75 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे S2 सॉल्यूशन 2 आपको दिया है, देखिए S2 कितना दिया है, S2 दिया है 400 ग्राम, और 400 ग्राम का 400 ग्राम ऑफ 40% है ना, तो का मतलब मल्टीप्लाई 40%, तो कितना आ जाएगा बोलो, 400 इंटू में 40% है, परसेंट मतलब बट्टे में 100, तो यहाँ कैंसिल आउट कर देता हूँ, 4 4 जा 16, दैट मीन्स ये आ जाएगा 160 ग्राम। तो पहली बात आपका जो सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है
75 ग्राम प्लस 160 ग्राम को मिलाने को हो रहा है। ये तो कह रहा है कि भाई जो आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है वो S1 प्लस S2, फिर से पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, मिक्स कर रहे हो, दैट मींस S1 प्लस S2 कर रहे हो, दोनों को मिक्स कर रहे हो। मिक्स करने पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। उस सॉल्यूशन का क्या मास परसेंटेज होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्यूशन को मिक्स करता हूँ। तो जब सॉल्यूशन को मिक्स करता हूँ बच्चों, तो ऑब्वियस बात है जब इसका परसेंटेज ले रहा हूँ, ये कम वाला ले रहा हूँ, तो कम वाला ऑब्वियस बात है आपको साफ-साफ पता चल रहा है, कम वाला यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्यूट। याद है कम वाले को हम सॉल्यूट कहते हैं। तो नेट सॉल्यूट का वेट कितना आ गया, तो सॉल्यूट का वेट आ गया 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम। 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 235। ऐड करके देखिए, 75 प्लस 160 235 ग्राम आ जाएगा। ये तो सॉल्यूट का आ गया। चलिए S1 प्लस S2 को करने पर सॉल्वेंट, या मैं बोलूं सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्वेंट तो बनेगा नहीं, सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन, तो ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा। देखो ये 300 ग्राम पहला वाला है, 300 ग्राम फर्स्ट वाला है, 400 ग्राम सेकंड वाला है, दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 700 ग्राम। चलिए अब क्या निकालना है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज मतलब M/M परसेंटेज या फिर W/W परसेंटेज। तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है ना, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट याद कीजिए, फिर वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, बट्टे में कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में बच्चों कितना बनेगा, इनटू में 100 बनेगा। चलिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 235 ग्राम है, ठीक। ग्राम यूनिट के साथ आप वैल्यूज लिखिए, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बना, 700 ग्राम बना। इनटू में परसेंटेज है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आप मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर इन परसेंटेज, कितना आंसर आया यह परसेंटेज, डिवाइड कीजिए और आंसर बताइए। सॉरी, डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए, जल्दी से आंसर इसका चैट में लिखिए, डिवाइड कीजिए। और नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके पास दो सॉल्यूशन है, जिसमें एक 300 ग्राम का, एक 400 ग्राम का है। 300 ग्राम सॉल्यूशन का केवल 25% लेना है, 300 का 25% कैसे निकालेंगे, सरल तरीके से देखा। का मतलब ऑफ मतलब होता है का मतलब जनरली मल्टीप्लाई, या 300 की मल्टीप्लाई कर तो 25% से, तो 300 का 25%, 25% परसेंट पर 100 आपने करा है, 300 का 25% निकाला, 75 ग्राम आ गया, 400 का 40%, 160 ग्राम आ गया, है ना। फिर कह रहा है सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है जो परसेंटेज में कम अमाउंट में निकला, तो कम अमाउंट वाला सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का अमाउंट निकाल लिया, और ऑब्वियस बात है दोनों को मिक्स करा तो सॉल्यूशन का अमाउंट निकाल लिया। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस जनरली मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जनरली सॉल्यूशन हमारे पास जनरली है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन 200, हमने मास परसेंटेज निकाला। जो भी परसेंटेज में आंसर आया है जल्दी से मुझे बताएंगे व्हाट इज द आंसर इन परसेंटेज, कितना आंसर आया है आपका परसेंटेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। अच्छा, इसको कराने से पहले मुझे आपको एक टॉपिक भी पढ़ाना पड़ेगा, इसके जस्ट नीचे ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, इस टॉपिक के नीचे। अच्छा बच्चों, जो ये पीडीएफ है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये टीच मी टैब पे मिल जाएगा, और जो बच्चे क्लासेस में इंटरेस्टेड है दे कैन ज्वाइन द क्लासरूम कोर्सेज आल्सो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे क्लासेस सारी अवेलेबल नहीं होंगी, सच्चा ही है ऑब्वियस है, बट मैक्सिमम क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगी ताकि वो हेल्प मिले। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से करेंगे, सोर्सेज से करेंगे, और जितने भी नोट्स मिलेंगे ऑब्वियस है वो आपको सारे टीचमेंट ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप के लिए जितना भी डाटा होगा, टीचमेंट के क्लास का लिंक क्या है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ऑब्वियस बात है वेरी रिमार्केबल फीस हमने रखी है 349 पर मंथ, आई थिंक बहुत ही कम फीस है, ठीक। क्लासेस लाइव होंगी, रिकॉर्डेड होंगी, समझ में आ रहा है तो क्लास को आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, और भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं। खैर, फिलहाल अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले यहाँ तक मुझे बता दीजिए, क्या यह समझ में आ गया है, क्या यह समझ में आ गया जितना अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम पीपीएम, पीपीएम। जरा समझिएगा यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को अच्छे से। पार्ट्स पर मिलियन, समझ में आ रहा है कि कितना पार्ट है 1 मिलियन में। अच्छा, ऑब्वियस हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट बनता है कि भैया हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन का मतलब कितना, ऑब्वियस 10 की पावर 6, दैट मीन्स 10 की पावर 6
अगर मान लीजिए आपके पास टोटल वो सॉल्यूशन है 10 की पावर 6 है, दैट मीन्स 10 लाख आपके पास वो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल होंगे सॉल्यूट के, अगर मैं ये निकालता हूँ तो उसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। दैट मीन्स बहुत छोटी अमाउंट को निकालने के लिए, जिसको हम जनरली एनसीईआरटी में वर्ड लिखे होंगे ट्रेस अमाउंट के लिए, दैट मीन्स ट्रेस का मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट, ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही कम अमाउंट में। अगर कोई चीज प्रेजेंट है, मतलब कितने में प्रेजेंट है, 1 लाख, सॉरी 10 लाख, 10 लाख उस सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, 1 मिलियन में कितना प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, ऐसे ही आपको ध्यान में होना चाहिए कि 1 बिलियन कितना होता है, तो बच्चों ये 1 बिलियन होता है 10 की पावर 9, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और कई बार आपको आपके सामने आता है 1 ट्रिलियन, जैसे इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी 2025 तक, तो 1 ट्रिलियन कितना होता है 10 की पावर 12, 10 की पावर 12, तो 3 का यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, ऑब्वियस बात है 9 से 12, तो आपको 3 का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, तो मिलियन 10 की पावर 6, बिलियन 10 की पावर 9, ट्रिलियन 10 की पावर 12 होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ जी, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या बोला, जहां पे आपको ट्रेस अमाउंट बहुत कम अमाउंट में पता करना होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हमारे हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह दिए जाते हैं, तो आपको वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो लिखा होगा CO2 इन ppm, CO2 इन ppm कितना प्रेजेंट है, उस वक्त 150 प्रेजेंट है, 150, दैट मीन्स टोटल 10 लाख पार्टिकल में से, 10 लाख एयर मॉलिक्यूल में से 150 पार्टिकल CO2 के भी प्रेजेंट हैं। समझ में आ रही है बात, टोटल जितनी भी हमारे पास गैस है, गैस अगर एक सॉल्यूशन की तरह है, उसके 10 लाख पार्टिकल में से 150 पार्टिकल किसके हैं, सॉल्यूट, दैट मीन्स जो कि आपका CO2 है, तो CO2 यहाँ पे कम अमाउंट में, कम अमाउंट वाले को क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो समझ में आया होगा व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख 10 की पावर 6 में कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी भी चीज का, उसको हम जनरली पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो पीपीएम के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आई थिंक फॉर्मूला बनाना अब यहाँ से आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे। पीपीएम तो ऊपर हमेशा कौन सी चीज आएगी बच्चों, ऊपर हमेशा आएगी सॉल्यूट, कम अमाउंट वाली जो मात्रा है वो हमेशा हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ क्या, सॉल्यूट, सिंपल सा फॉर्मूला बनाऊंगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या फिर पार्टिकल्स, पार्टिकल इन ट्रेस अमाउंट, इन ट्रेस अमाउंट, इन ट्रेस अमाउंट अपॉन में क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ, या वॉल्यूम इन 10 की पावर 6, है ना, 10 की पावर 6 मतलब ऑब्वियस बात है कितना हो जाएगा, 1 मिलियन, 1 मिलियन, दैट मीन्स 10 की पावर 6 में, 10 की पावर 6 वॉल्यूम में किसी का कितना कितना पार्ट प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। दैट मीन्स बहुत छोटे अमाउंट में कोई चीज प्रेजेंट है, 10 की पावर 6, सोचो जरा, एक जो सॉल्यूशन है टोटल उसका हम 10 लाखवां हिस्सा ले रहे हैं, और जो सॉल्यूट है उसका केवल कितना 150 हिस्सा, 50वां हिस्सा, दैट मीन्स ट्रेस अमाउंट में कितना प्रेजेंट है, उसको हम जनरली कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। आई थिंक ये आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही। ठीक, एनसीईआरटी अगर आप ऑब्जर्व ओपन करेंगे तो उसमें लिखा भी होगा कि जैसे ऑक्सीजन कितनी डिजोल्व है ना, ऑक्सीजन कितनी डिजोल्व है, जैसे एनसीईआरटी मेरे सामने ओपन है, इसमें लिखा है कि as in case of percentage concentration parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume, है ना, चाहे आप उसको मास बट्टे में मास, अभी ऊपर देखा था ना, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, किसी भी टर्म में आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो जनरलाइज फॉर्मूला मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है, ये आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक, तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला बन गया है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो एक बार जल्दी से आप चैट में लिख दीजिएगा। सॉरी, चैट में आप जल्दी से लिख दीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। चलिए, तो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा है। चलिए, इस क्वेश्चन में जनरली आपको दो पार्ट दिए बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 जब हम पढ़ेंगे, जब हम मोलैलिटी पढ़ लेंगे, है ना, फिलहाल मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि हम इसका पार्ट 1 पढ़ पाए। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहे सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपके पास पीने योग्य जल है जिसको आप पा रहे हैं कि वो कंटामिनेटेड हो गया, दैट मींस वो दूषित हो गया है, ठीक, क्लोरोफॉर्म के द्वारा। ठीक, देखो क्लोरोफॉर्म कितनी हानिकारक चीज है कि अगर ये हमारे पानी में मिलने लगे तो एक कार्सिनोजन बन जाता है, दैट मींस कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग, कार्सिनोजन मींस कैंसर प्रोड्यूसिंग, आई एम सॉरी। तो कार्सिनोजन मतलब होता है बच्चों कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो कह रहा है कि अगर ड्रिंकिंग वाटर में अगर हमें क्लोरोफॉर्म की मात्रा मिल जाए, और वो कितनी मिल जाए, देखो 15 ppm, इसका मतलब समझो कि आपके पास 10 लाख वाटर के मॉलिक्यूल
10 लाख किसके मॉलिक्यूल हैं? वाटर के मॉलिक्यूल हैं। सॉल्यूशन कितने का है? 10 लाख का है। 10 लाख का है, दैट मीन्स उसमें 10 लाख पार्टिकल आपके H2O के हैं। अगर 10 लाख में से अगर 15 पार्टिकल भी मिल जाएं किसके? क्लोरोफॉर्म के, CaCl3 के। अगर 15 पार्टिकल भी मिल गए ना, समझ लो वो पानी कैसा हो जाएगा? कंटामिनेटेड हो जाएगा और वो पानी क्या कर सकता है? कार्सिनोजेनिक बन सकता है। कार्सिनोजेनिक दैट मीन्स कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। तो सोचो कितनी खतरनाक चीज है क्लोरोफॉर्म इन वाटर। केवल 15 पार्ट्स पर मिलियन उसका बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। ठीक, तो समझिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जरा समझिए, यहाँ पे आप मान लीजिए जो आपको क्लोरोफॉर्म दिया है वो कितना दिया है? 15 ppm। तो जरा समझिए, अगर ये 15 ppm दिया है तो ये समझ लीजिए उसका जो वेट है वो अप्रॉक्स 15 दिया है। अब वो 15 जनरली इसकी यूनिट नहीं दी है तो हम 15 ग्राम ही मान लेते हैं, है ना? 15 ग्राम ही मान लेते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस कि कुछ यूनिट नहीं दी है, 15 ग्राम मान लेते हैं। अगर आपका मन यूनिट मानने का नहीं है तो आप उसको जनरल 15 भी लेके चल सकते हैं कि वेट आपको कितना दिया है? 15 दिया है। किसका दिया है? जो कम मात्रा वाला है, और कम मात्रा वाले को सॉल्यूट कहते हैं। क्या मैं सॉल्यूट के लिए 1 लिख सकता हूँ? नहीं समझ में आया तो उसके आगे मैं लिख देता हूँ पूरा कि वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है। बच्चों क्या गिवन है? एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन, पानी का वजन। देखो कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा है पर हमें सही समझना है। 15 पार्ट्स पर मिलियन, दैट मींस पानी का वजन कितना हो गया? 10 की पावर 6 हो गया, मिलियन हो गया। तो वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना हो गया? मिलियन हो गया। मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 हो गया। बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा फंडा है। तो वेट ऑफ वाटर दैट मींस वाटर का मतलब वाटर क्या हो गया? यूनिवर्सल सॉल्यूशन। वैसे सॉल्वेंट बताया था बट ऑब्वियस बात है 10 लाख है तो मैं उसको सॉल्यूशन ही मान के चलता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है? मास परसेंटेज। तो बेटा मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंटेज m/m परसेंटेज। कैसे निकालता हूँ? वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए 1 लिखता हूँ अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में कितना? 100। ये फॉर्मूला हमने 2 से 3 बार करा है, आई थिंक आपके समझ में भी आ रहा होगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 15 गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 10 की पावर 6 गिवन है। और ऑब्वियस बात है 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख देता हूँ। आई थिंक ये वाला मैथमेटिक्स आपको सिंपली करना आता होगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी आपको पता है, a की पावर m है बट्टे में a की पावर n है। तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, फॉर्मूला जाता है a की पावर m माइनस n। ये सिंपल सा फॉर्मूला है तो मैं यहाँ पे अप्लाई इस चीज को करता हूँ। ऑब्वियस बात है 15 10 की पावर 6 बट इंटू में 10 की पावर 6 है, डिवाइड में, और 10 की पावर 2 है मल्टीप्लाई में। तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर लीजिए। कितना आएगा? 10 की पावर 2 माइनस का कितना? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 15, सॉरी 15 इंटू में कितना? 10 की पावर -4। ऑब्वियस बात आपने परसेंटेज में निकाला है तो इसका आ जाएगा मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, तो आई थिंक इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो यू में आस्क योर डाउट अगेन। आप जो है डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो यस यू में आस्क द डाउट। सरल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड है नहीं है सच। ठीक है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट, इट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको पता है बट्टे वाली चीजों को हम फ्रैक्शन कहते हैं। पी बाई क्यू वाली टर्म को जनरली फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं, है ना? तो फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मोल? तो मोल क्या होता है? तो कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं मोल को समझने के लिए। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है हमारे पास। वो होता है वेट, वेट या फिर गिवन मास भी लिखा रहता है कई जगह, गिवन मास, वेट या फिर गिवन मास। ठीक है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो पहली बात नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ध्यान रखना है, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। वेट को मैं जनरली W से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक, मॉलिक्यूलर मास को M से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर सॉल्यूट है तो वेट के नीचे 1 लगा दूंगा, M के नीचे 1 लगा दूंगा। सॉल्वेंट है तो वेट के नीचे 2, M के नीचे 2 लगा दूंगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब नंबर ऑफ मोल को समझिए बच्चों, बहुत सिंपल से तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एटम से लेके चलते हैं, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है।
पहली बात आपको पता होगा, कोई भी एलिमेंट है, ये इस एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, नीचे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। ये चीजें आपको पता है, जो बच्चे पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं या कहीं और से पढ़े हैं, ऑब्वियस उनको इन चीज का ज्ञान जरूर होगा, क्योंकि क्लास 9 की ये सारी चीजें हैं। ऊपर ऊपर इसका हमेशा होगा मास नंबर। ये चीजें आपने पढ़ी, ये चीजें आपने पढ़ी। बच्चों जो मास होता है, ये जो मास होता है इसको हम जनरली यूनिफाइड मास कहते हैं। मैं सिंपल सी टर्म में इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे हमारा बस बेस स्ट्रांग हो जाए। तो इसका मास कितना दिया, 23। अब ये 23 यूनिट्स मास कहते हैं, या फिर इसको हम सिंपली एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। और याद कीजिए, कार्बन 12 के रेफरेंस में हम ये मास निकालते हैं, तो इस कार्बन 12, जिस कार्बन का मास 12 है, उसके रेशियो में हम सोडियम का मास निकालते हैं, तो 23 एटॉमिक मास यूनिट आता है। और वो एटॉमिक मास यूनिट किसका होता है, कार्बन का होता है। ये सब हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक। अब हमारे पास ऐसी कोई यूनिट नहीं है या ऐसा कोई तराजू नहीं है जनरली जिससे हम एटॉमिक मास यूनिट को निकालें, तो इसलिए हम इसको सिंपली ग्राम में मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 23 ग्राम। अब वो कब मानेंगे 23 ग्राम, हम जब मानेंगे जब सोडियम 23 ग्राम का होगा, तो उसमें 1 मोल प्रेजेंट होगा। कितना होगा, 1 मोल प्रेजेंट होगा। और 1 मोल में आपने जाना है एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने एटम्स होंगे सोडियम के। अब जरा समझो, सोडियम का मास जितना एटॉमिक मास यूनिट है उतने ही ग्राम में बन जाए। 23 एएमयू है तो 23 ग्राम बन जाए। जैसे ही वो 23 ग्राम बनेगा तो 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन समझने के लिए ये बेसिक समझने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे आ सकते हो कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। बट फिलहाल कैसे मोल हम निकालते हैं, क्या उसके लिए बेसिक होता है, वो जस्ट हमने यहाँ पे देखा। एक और एग्जांपल लेके मैं इसको समझ सकता हूँ। जिनको नहीं समझना है वो यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। बट फिलहाल समझ सकते हैं H2O। अब यहाँ पे जरूरी जो है ये समझना जरूरी है कि भाई बच्चों मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ये भी हमने क्लास 9 में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास निकालना, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अब जरा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, याद है ऐसा कुछ पढ़ा था। चलिए इससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, और ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो बच्चों इसका मास है 1 और इसका मास है कितना, 16। यह सरल सी बात है ना। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना तो कैसे निकालूंगा, हाइड्रोजन H2 है तो H देखो H कितने हैं, 2 हैं, तो ऑब्वियस बात है 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1 रख देता हूँ, प्लस ऐड कर देना ऑक्सीजन के मास, तो ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो दैट मींस ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16, दैट मींस आ जाएगा 18 म्यू। इस 18 म्यू को मैं 18 एएमयू भी कह सकता हूँ, 18 एएमयू भी कह सकता हूँ, ठीक है। 18 म्यू या फिर 18 एएमयू या फिर मैं उसको 18 ग्राम भी कह सकता हूँ। दैट मींस जैसे ही पानी 18 ग्राम का बन जाएगा, 18 ग्राम का बन जाएगा, मैंने बताया ना एटॉमिक मास यूनिट को हम ग्राम के बराबर ले लेंगे, और जैसे ही वो एटॉमिक मास यूनिट ग्राम के बराबर रखेंगे तो समझ जाइए वो हमेशा कितना बन जाएगा, वो हमेशा 1 मोल बन जाएगा। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो हमने जस्ट ऊपर भी देखा 6.022 × 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूलर पार्टिकल। आई थिंक इतनी बात आप सभी को क्लियर हो रही है, ठीक है। बट फिर से आता हूँ, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि ये कैसे 1 मोल बना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बेसिक सीखना है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। जल्दी से आप मुझे बस सिंपल सिंपल मॉलिक्यूलर मास निकाल के बता दीजिए एक बार। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो जिनको आता है अच्छी बात है, जल्दी से आंसर लिखेंगे, ठीक। और जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे देखेंगे। कार्बन कार्बन का हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर इसका 12 है। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिखा है बगल में 8 और 16 है। तो कार्बन कितना है, C ओनली 1 है, तो 1 इंटू में उसका मास कितना है 12 है, देख सकते हो कार्बन का मास कितना है 12 है, तो 1 इंटू में कितना हो जाएगा बच्चों, 1 टू में 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है बच्चों, ऑक्सीजन का मास 16 गिवन है, ठीक। और ऑक्सीजन कितने हैं, O2 है, तो CO2 है, तो 16 इंटू में तो कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो उसको ऐड कर दीजिए, 16 टू 32 प्लस 12 ये आ जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो आता है 44 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास की हमें यूनिट भी क्लियर पता होनी चाहिए, इट इज ग्राम पर मोल। अभी कैसे है ग्राम पर मोल, यहाँ से देख सकते हैं ये ग्राम पर मोल में निकलेगा जब मैं इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर दूंगा, तो देख सकते हैं ग्राम पर मोल में ये यूनिट आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। तो सिंपल है, आपको समझना है यहाँ पे कि वेट, वजन जो भी दिया रहेगा, वेट जो दिया रहेगा या गिवन मास जो दिया रहेगा, वेट या फिर गिवन मास जो आपने तोल के निकाला है, गिवन मास, वेट या फिर गिवन मास जो दिया होगा, ध्यान रखना वो हमेशा ग्राम में दिया होगा। किसमें दिया होगा, ग्राम में। और जो आप निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इस मॉलिक्यूलर मास को मैं समहाउ मोलर मास भी कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोलर मास कह दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी यूनिट जो होगी वो होगी ग्राम पर मोल। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये इसका आउटकम आया जो अब तक हमने पढ़ा है। इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल होगी। बच्चों यूनिट कन्वर्जन सीख लीजिए, यूनिट कन्वर्जन हमें बहुत समस्याएं उत्पन्न करती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चलिए फिर से आता हूँ,
नंबर ऑफ मोल्स, अभी फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ मोल, क्या फॉर्मूला बनता है, वेट, वेट बट्टे में क्या, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वेट या फिर गिवन मास अपॉन में कितना, मॉलिक्यूलर मास, ये इसका फॉर्मूला बनता है, ये जस्ट हमने अभी देखा था, ठीक है बच्चों। आते हैं वेट, वेट को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए इनकी यूनिट भी पुट कर देता हूँ, अभी मैंने बताया वेट की यूनिट किस में रखूंगा, ग्राम में रखूंगा, ग्राम वाली यूनिट यहाँ पुट कर देता हूँ, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है, ग्राम पर मोल, यूनिट रखिए ग्राम पर मोल, पर मोल, ग्राम पर मोल। अच्छा ग्राम से ग्राम में कैंसिल आउट कर दूंगा, अब ये बचा कितना, 1 अपॉन में मोल इनवर्स, 1 अपॉन में मोल इनवर्स। चलिए आते हैं फिर से मैथमेटिक्स पे, अगर कहीं 1 अपॉन ए लिखा रहता है, 1 अपॉन ए लिखा रहता है तो आपको पता है ये ए इनवर्स बन जाता है, और अगर कहीं पे 1 अपॉन में ए इनवर्स लिखा है, 1 अपॉन में ए इनवर्स लिखा है तो बच्चों आपको पता है ये केवल सिंपल ए बन जाएगा। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आप जानते हैं, आपने क्लास 9th 8th में ये सब पढ़ा है। तो ये 1 अपॉन में मोल इनवर्स है तो ऊपर जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में। तो नंबर ऑफ मोल या मोल की यूनिट क्या होती है, ये आपने पढ़ा है, ये मोल ही होती है, ठीक है। चलिए क्लास 11th का थोड़ा सा फिजिक्स देख लेते हैं, क्लास 11th के फिजिक्स में याद कीजिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छा क्या पढ़ा था, एक हमारे पास यूनिट जो होती है वो होती है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ये टोटल 7 होती हैं, पढ़ा है ना, फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं, 7 कैसे होती हैं, याद कीजिए, मास किसमें निकालते हो, केजी में, ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम किसमें निकालते हो, लीटर में, जितनी मुझे चाहिए मैं बस वही ले रहा हूँ, 7 के 7 नहीं पढ़ा रहा, वो आप फिजिक्स में पढ़ेगा क्लास 11th में, जितनी मुझे रिक्वायर्ड है इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए उसको मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मास है केजी में, वॉल्यूम है लीटर में, फिर हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल, वो हमने ऊपर ही देखा, नंबर ऑफ मोल इसकी यूनिट होती है मोल, फंडामेंटल मतलब ये फिक्स यूनिट है, ठीक है, ये फिक्स यूनिट है, ठीक, इन्हीं से हम निकालते हैं ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव, ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव मतलब जो इनसे होके निकलेंगे, इन्हीं 7 यूनिट से और यूनिट बनती चली जाएंगी तो उनको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट, है ना, क्लास 11 फिजिक्स में आपने पढ़ा भी है कि कोई नया फॉर्मूला बनता है तो उसकी यूनिट हम कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है, ड्राइव यूनिट इनसे बनेगी, जैसे याद कीजिए हम पढ़ते हैं किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, है ना, इस तरह की यूनिट्स जो भी आती है, दैट मींस एक किलोग्राम ले लिया, किलोग्राम मतलब मैंने मास ले लिया, फंडामेंटल एक यूनिट होगी मास, और दूसरा होगा मीटर, मीटर क्या हो गया हमारा जनरली लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है ना, एक और फंडामेंटल यूनिट लिख लो यहाँ पे, लेंथ, लेंथ जिसकी यूनिट क्या है, मीटर है, तो दो फंडामेंटल यूनिट से जो आप यूनिट बना रहे हो उसको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट। खैर मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाने आया, फिर से केमिस्ट्री पे आ जाते हैं वापस। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे, बट फिलहाल पहले मैंने मोल फ्रैक्शन के बारे में भी जस्ट नहीं बताया क्योंकि मोल में ही अभी हमारा सारा टाइम यहाँ निकला है। फिर से मोल का एक फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला पड़ा, वेट या फिर गिवन मास अपॉन में मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है, ठीक है। आते हैं मोल फ्रैक्शन पे, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पे आते हैं बच्चों। मोल फ्रैक्शन क्या होता है समझते हैं जरा इस बात को। मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन है, दैट मींस आपके पास मान लो कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, दैट मींस उसमें एक चीज होगी सॉल्यूट, ध्यान से समझना, एक चीज होगी सॉल्यूट और दूसरी चीज होगी सॉल्वेंट, सॉल्यूशन है भाई, बाइनरी है, बाइनरी का मतलब दो से मिलकर बना होगा, एक चीज होगी सॉल्यूट एक चीज होगी सॉल्वेंट। कितनी बार पढ़ चुके हैं भाई, सॉल्यूट क्या है, कम मात्रा वाला है, सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा मात्रा वाला है, क्लास 9th में ही पढ़ा था, क्लास 12th में भी पढ़ रहे हैं, कुछ नया तो ऐसा था नहीं इसमें, ठीक है। याद कीजिए सॉल्यूट को मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ और सॉल्वेंट को मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। प्लीज इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी से इस टॉपिक को मत पढ़ना क्योंकि एनसीईआरटी में सॉल्यूट को 2 माना और सॉल्वेंट को 1 माना, बट मैं रेफरेंस के लिए हमेशा से ही, क्योंकि इजी बच्चों को इस चीज में पड़ता है, सॉल्यूट को 1 मान लो सॉल्वेंट को 2 मान लो, ठीक। मान लो आपको दिया वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट वेट W, सॉल्यूट के लिए 1, ऐसी मान लो आपको मॉलिक्यूलर मास दिया सॉल्यूट का M, सॉल्यूट का है तो 1, ऐसी मान लो आपको नंबर ऑफ मोल दिया सॉल्यूट का तो N 1। अच्छा नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला बताया था अभी, वेट अपॉन में क्या, मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट M1 हो गया और M भी 1 हो गया, सिंपल है। ऐसे ही सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेट, वेट मतलब W, सॉल्वेंट है तो 2, ऐसी मॉलिक्यूलर मास M है तो उसका मॉलिक्यूलर मास M2 हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, N2 बराबर कितना, गिवन मास W अपॉन मॉलिक्यूलर मास M, सॉल्वेंट है तो W के नीचे भी कितना आएगा 2, M के नीचे भी कितना आएगा 2, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, आई थिंक ये बनाना आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को जनरली काय कहा जाता है, देखो पढ़ने में ऐसा आएगा जैसे चाय लिखा हो, है ना, चाय का टाइम हो भी गया, खैर इट इज काय, काय से रिप्रेजेंट करते हैं, और काय
अगर इसके नीचे मैं 1 लिख दूं, बच्चों 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो यहाँ फिर से देखो 1 किसके लिए है? 1 है सॉल्यूट के लिए। तो काई 1 मतलब मैं मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहा हूँ सॉल्यूट का। काई 1 का मतलब क्या हो गया? काई 1 का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिंपल सी बात है, बोलो समझ में आया? बहुत सरल है। 1 लिख दिया दैट मींस सॉल्यूट है। अगर मान लो मैं यहाँ काई 2 लिख दूं, काई किसका रिप्रेजेंटेशन है? फिर से बोलो, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखो एक्स थोड़ा सा नीचे खींच दिया, ठीक, काई 2 एक्स बनाया है, बस नीचे को हल्का सा खींच दिया। तो क्या जगह बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 है, 2 का मतलब क्या होगा? सॉल्वेंट। इतनी सरल सी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? फिर से बोल देता हूँ, मोल फ्रैक्शन है कैसे है? फॉर्मूला देखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है भैया बट्टा, कितने बट्टे हैं? दैट मींस काई 1, काई मतलब मोल फ्रैक्शन, 1 मतलब सॉल्यूट। तो जब भी हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल रहे होंगे तो बहुत सिंपल है, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो मोल को ही लेके चलेंगे, मोल का ही फ्रैक्शन लेके चलेंगे। कैसे लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अरे क्या ये फिर से वही फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा कि मैं सॉल्यूट को ऊपर ले रहा हूँ, बट्टे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो भाई, सारे फॉर्मूले वही रिपीट हो रहे हैं, बस फंडा ध्यान में रखना है, कम वाली चीज हमेशा ऊपर है, ज्यादा वाली चीज नीचे है, ज्यादा वाली चीज है सॉल्यूशन हमेशा नीचे है और सॉल्यूट हमेशा ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब फिर से वही चीज, सॉल्यूशन बना किससे है भाई? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है। तो मैं क्या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल को आंसर रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट के लिए 1 लिख दूं अपॉन में बोल रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन किससे मिलके बना होगा? सॉल्यूट N1 प्लस N2। बोलो भाई, मतलब सॉल्यूशन कैसे बना है भाई? जब मैंने सॉल्यूट के मोल को सॉल्वेंट के मोल में मिला दिया, जब तो मेरा सॉल्यूशन बना है। तो ये सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है। दैट मींस नंबर, जब भी हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं काई 2, अच्छा काई क्या है? मोल फ्रैक्शन है, 2 का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो काई 2 का मतलब क्या फॉर्मूला बन जाएगा? बोलो, ये बन जाएगा सेम नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा अब यहाँ सॉल्यूट नहीं आएगा, बस यही चीज ध्यान रखना है, सॉल्वेंट आएगा क्योंकि 2 ले रहे हो। अरे भाई 2 किसके लिए रिप्रेजेंटेशन है? सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ सॉल्वेंट आ जाएगा। अगर यहाँ 1 सॉल्यूट के लिए था तो क्या रिप्रेजेंटेशन आएगा? सॉल्यूट। भाई सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में तो सॉल्वेंट भी कम ही है। अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बोलो भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा? बगल में लिखो N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल के लिए N लिखते हैं, सॉल्वेंट है तो यहाँ 2 आ गया N के नीचे, ठीक, अपॉन में टोटल मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस टोटल आ गया, टोटल मोल कितना हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, तो N1 प्लस 2। क्या इतनी सी बात समझ में आई? जनरली हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी का मतलब 2 सॉल्यूशन है, मतलब बाइनरी का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सिंगल मैं बोलूँ कंपोनेंट होगा सॉल्यूट का, सिंगल कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट का, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमारा जो सॉल्यूशन बन जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूं नेट मोल फ्रैक्शन कितना आता है, व्हाट इज द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन, तो पहला है आपका काई 1, मैं कहना उसको ऐड कर दो काई 2 में, दोनों का सम कितना आएगा? तो सम निकालो, काई 1 की वैल्यू कितनी है? देखो N1 अपॉन में कितना? N1 प्लस N2 प्लस यहाँ x2 की वैल्यू या काई 2 की वैल्यू N2 अपॉन में कितना? N1 प्लस N2। बच्चों जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम ऑब्वियस बात है सेम ही रहेगा, कितना आ जाएगा? एलसीएम तो N1 प्लस N2 ही रहेगा, और N1 प्लस N2 की जब ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा कट जाएगा, N1 बचेगा यहाँ से, और प्लस यहाँ कितना बन जाएगा? N2 बच जाएगा। तो नीचे भी N1 N2 ऊपर भी N1 N2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो दैट मींस सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा बच्चों कितना रहेगा? 1 रहेगा। हमेशा कितना रहेगा? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, हमेशा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा? 1 रहेगा। दैट मींस एक सिंपल सी बात है, यदि मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, आपने निकाल लिया x1, आपने कैलकुलेशन करी और x1 की वैल्यू 0.4 निकाल, मान लो 0.4 आ गई। अगर आपको x2 निकालना है, या तो एक सिंपल तरीका है भैया आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, सिंपल तरीका फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, या फिर भाई ऑब्वियस बात है जब दोनों का सम 1 है तो x2 निकालना है तो x1 को 1 में से घटा दो, तो ऑब्वियस बात है 1 में से जब x1 को घटाऊंगा, अगर मान लो x1 आपने कैलकुलेट कर लिया है तो x2 तो मैं सिंपल 1 में से घटा दूं, एक को निकालो दूसरे को 1 में से घटाओ, आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, दोनों का सम कितना है? 1 है। ये इसी तरीके से जैसे हमने मैथमेटिक्स में याद कीजिए प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। ऐसे ही यहाँ भी नेट मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है। सॉरी, ये आपको ध्यान में रखना है, नेट मोल फ्रैक्शन भी कितना होता है बच्चों? 1। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई मोल फ्रैक्शन के लिए? चलिए
आगे फिर से एक बार फॉर्मूला जल्दी से देख लेते हैं। हमने काई 1 निकाला बच्चों, काई 1 क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब N1 अपॉन में टोटल, टोटल कितना है N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। अच्छा मान लो मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन नहीं दिया, मेरे पास एक सॉल्यूशन जिसमें दिया है N1 है ना, N1 N2 ऐसा सॉल्यूशन दिया है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, N1 है, N2 है, N2 है, N3 है, डॉट 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 बहुत सारे सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे कंपोनेंट मैंने इसमें मिला दिए हैं। तो अब मान लो मैं पूछ रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 बता दो, तो आप क्या कहोगे सर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना हो जाएगा N1 अपॉन में टोटल, टोटल कितने हैं N1 प्लस N1 एक मिनट रुकिएगा, हाँ N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन जितने भी सॉल्यूशन है टोटल, ठीक है। ऐसे ही आपको काई 2 निकालना है तो ये कितना आ जाएगा भाई, ऊपर जो है यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा, ठीक, अपॉन में कितना टोटल, टोटल कितना N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ऐसे ही आपको काई 3 निकालना है, आप निकालते हुए चलिए, ठीक है, एग्जाम में मन ना लगे तो यही करते रहना, काई 3 काई 4 काई 5 काई 6 लिखते हुए चलना, ठीक। तो N3 अपॉन में N1 प्लस कितना N2 प्लस कितना N3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं वही कि भैया इन सब का मोल फ्रैक्शन का सम कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 1 के बराबर हो जाएगा, लगभग क्या पूरा ही 1 होगा, ठीक है। एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सिंपल सा फंडा है। दैट मींस चाहे आपको बाइनरी दे दे चाहे कितना भी दे दे, समझ लेना इस बात को कि भाई जिसकी बात कर रहा है उसको ऊपर लिखना, बट्टे पर टोटल मोल को नीचे लिख देना, ठीक है। वापस से आते हैं काई 1 का फॉर्मूला पड़ा कितना N1 अपॉन में N1 प्लस N2। अच्छा N1 नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला अभी जस्ट रिवाइज करा था, देखो इधर क्या पड़ा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बट्टे में कितना मॉलिक्यूलर वेट। चलिए N1 है तो कितना जाएगा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बट्टे में मॉलिक्यूलर वेट। N1 1 है तो वेट भी 1 का आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट भी 1 आ जाएगा, अपॉन में देखो अपॉन में N1 है, N1 मतलब वेट बट्टे में कितना मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बट्टे में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो आप सोच के देखिए मैंने ही फॉर्मूला इतनी बार रिवाइज कर दिया, अगर आप ध्यान से सुनेंगे पूरा फोकस होकर यहाँ पे अगर अच्छे से लर्न करेंगे तो क्लास में ही आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे। घर जाके बस एक बार रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए उनको दोबारा से कर लीजिए। इतना सा काम आपको करना है, हफ्ते में एक बार रिवीजन करना है, रिवीजन का डे आप संडे रखें बहुत अच्छा है। रिवीजन बच्चों बहुत जरूरी है, हम पढ़ते हैं और आगे पढ़ते चले जाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको बेशक वो टॉपिक 1000 बार आ गया हो पर ध्यान रखना जब तक आप परफेक्ट नहीं होते, जब तक आप अपने एग्जाम में उस चीज को नहीं लिख देते, अगर एग्जाम में वो चीज याद नहीं आई तो बड़ी ही समस्या होने वाली है। संडे इज द रिवीजन डे, उसमें हर सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए, जो आपने पढ़ा उसमें नया कुछ मत पढ़िए, क्योंकि नए पढ़ने से ज्यादा है रिवीजन करना। अगर रिवीजन आपने अच्छे से किया है, क्योंकि कई बार हमें भ्रम यही होता है कि हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखा है, और जिसका रिवीजन का भ्रम तोड़ना है कि मेरा बहुत अच्छा रिवीजन है तो ध्यान रखिएगा वो टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट से आपको आइडिया मिल जाएगा ठीक है ना। चलिए तो ऐसे मैं काई 2 का फॉर्मूला ही बना सकता हूँ, काई 2 का फॉर्मूला आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने काई 1 बनाया है तो ऐसे ही आप काई 2 का फॉर्मूला जल्दी से लिखेंगे। काई 2 व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काई 2 कितना हो जाएगा बोलो N1 अपॉन में कितना N1 प्लस N2। आगे लिखो इस फॉर्मूले को जल्दी से, फॉर्मूले को आगे लिखें जल्दी से, बोलो भाई क्या फॉर्मूला बनेगा, सभी चेक कर लें, यही बन रहा है। सॉरी काई 2 है N2 आएगा पहली बात तो, कैसे गलत बता रहे हो फॉर्मूला। चलिए यहाँ W2 अपॉन में कितना M2, चलिए अपॉन में कितना W1 M1 प्लस कितना W2 अपॉन में कितना M2। बोलो भाई कोई समस्या किसी तरीके की, तो आई थिंक फॉर्मूला आप बना सकते हो, फॉर्मूला आप बना सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा से पूछ सकते हैं, चैट में लिखिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं नहीं तो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया, ठीक। अच्छा इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे भी इस बार है, हालांकि कोई स्टंट दिखाने के लिए जनरली मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इसे हम डायोल्स भी कहते हैं, डायोल्स भी कहते हैं, पढ़ेंगे वहाँ, ठीक है ना। देख सकते हो उसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, मतलब मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, एग्जाम में नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना है, थाइलिन ग्लाइकोल आपको याद भी करना है क्योंकि ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ ये बाई मास। क्या मैंने 20% नहीं पढ़ाया था, दैट मीन्स मैं टोटल सॉल्यूशन को कितना मान लूंगा भाई, बोलो, ये होमवर्क दे रहा हूँ, कल की क्लास में आके मैं क्वेश्चन फिर से कराऊँ,
ठीक है, क्वेश्चन में फिर से कराऊंगा, बट फिलहाल जितना पढ़ा है इसके बेस पे होमवर्क दे रहा हूँ। देखो 100 ग्राम हो गया, मैंने बताया था जब भी मान लो टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम, 100 का 20% निकालो, 20% कितना आ जाएगा बोलो, 20 ग्राम। कह रहा है इस सॉल्यूशन में कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन थाइलिन ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कितना परसेंट है थाइलिन ग्लाइकोल, 20% है। तो जरा सोचो टोटल सॉल्यूशन 100% का कोई 20% होगा तो कम अमाउंट वाला होगा, वो सॉल्यूट होगा, तो सॉल्यूट का वेट कितना होगा, W होगा, सॉल्यूट के लिए 1 लिखूंगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 20 ग्राम आ गया। समझ में आ रही है बात। अब जब ये 100 का 20% है तो 100 का 80% मेरा सॉल्वेंट परसेंट होगा, सॉल्वेंट परसेंट होगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए 2 लिखूंगा, कितना आ गया 80%, 100 का 80 ग्राम आ गया। बोलो वजन निकला है कि नहीं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, बट अगर मेरे दिमाग में आइडिया बैठ चुका है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि 100% को 100 ग्राम मान, तो 20% 20 ग्राम आ गया, 80% सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, अब मैंने बताया कि जब कुछ ना दिया हो तो पानी को एज अ सॉल्वेंट मान लो, दैट मींस मॉलिक्यूलर मास m ऑफ h, यहाँ 2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पानी अभी निकाल के बताया था 18 ग्राम पर मोल। जिनको नहीं आया थोड़ा सा वीडियो को बैक करना, फिर से देख लेना, 18 ग्राम पर मोल। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6O2 निकाल के बताओ जल्दी से चैट में लिख के बताओ जल्दी से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6O2, जल्दी से फास्ट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6O2, यहाँ देखो साइड में मैं भी निकाल रहा हूँ, जिनको नहीं आ रहा उधर देखो जल्दी से। ठीक है, क्लास भी ओवर होने का टाइम हो गया। तो कार्बन कितने हैं 2, और कार्बन का मास अभी बताया था 12, देख लेना ऊपर फिर से। प्लस दूसरा क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 6, C2 है H6 है, तो प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का वजन कितना है 1, प्लस नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2, और ऑक्सीजन का वजन कितना है 16। जल्दी से निकाल के बता दो भाई कितना है। 12 2 जा 24 प्लस 6 और प्लस कितना आ गया 32 आ गया, है ना। 24 और 6 ये हो गए 30, और ये आ गया 62, 62 ग्राम पर मोल। आई थिंक ये निकल आया होगा, जिनका नहीं निकला है बताएं क्यों नहीं निकला है, कैसे नहीं निकला है। फिर से देख लो, कार्बन यहाँ 2 है तो 2, कार्बन का मास होता है 12, प्लस ऐड करते हुए चलना है, प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस एक और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 इंटू 16, टोटल ऐड कर दो 62 ग्राम पर मोल आ गया। तो डेट मीन्स मेरे पास यहाँ मॉलिक्यूलर मास भी आ गया, चाहे उसे MC2H6O2 लिख लो, चाहे से M1 लिख लो। 1 क्यों, क्योंकि ये कम अमाउंट में है, कम अमाउंट में तो सॉल्यूट हो गया, कितना आ गया 62 ग्राम पर मोल आ गया। अब मुझे बता दो क्या मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल सकता। नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला होता है बोलो बच्चों, ये होता है वेट बट्टे में मॉलिक्यूलर वेट। ये देखो N1 निकालना है तो यहाँ में W1 बट्टे में M1 डिवाइड कर दूंगा। ऐसे यहाँ में निकालना जल्दी से, यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ N2 निकलेगा। बोलो N2 कितना आ जाएगा, N2 आ जाएगा W2 अपॉन 2, डिवाइड कर लेना। अब निकालना है क्या मोल फ्रैक्शन, किसका निकालना है थाइलिन ग्लाइकोल का, डेट मींस सॉल्यूट का निकालना है। थाइलिन ग्लाइकोल कम अमाउंट वाला है, कम अमाउंट वाला है तो क्या बन जाएगा सॉल्यूट बन जाएगा। कितना फॉर्मूला बनेगा N1 अपॉन में कितना N1 N2। बोलो भाई बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। ठीक है, बस ये फॉर्मूला N1 ऊपर से निकाल लेना है, N2 निकाल लेना है, दोनों की वैल्यू पुट कर लेना। क्वेश्चंस आपको ये करना ही होगा, होमवर्क में से करके सेंड करेंगे। अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन मैं दोबारा से आपको कराऊंगा, हालांकि ये कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं बना है, बट आपको करना है अगली क्लास में। ये जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसमें एक और क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए, आप ट्राई करेंगे खुद से। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको दोबारा से कराऊंगा। ये देखो एक और क्वेश्चन दिया है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%, यहाँ भी देखो सेम परसेंटेज में दिया है, कुछ ऐसा नहीं है केवल परसेंटेज में दिया 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको भी आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो यू मे आस्क योर डाउट इन चैट सेक्शन। ठीक है, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो प्लीज़ जल्दी से पूछें। ठीक है, और क्लास पसंद आई है तो उसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज क्लास को इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे।